हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज बीपीएससी टीआरई 2 का यह 7वां प्रैक्टिस सेट है। हम एक एक करके सभी प्रैक्टिस सेट अपलोड कर रहे हैं, जिसमें सारे प्रश्नों का हम डिस्क्रिप्शन के साथ उत्तर बताते हैं। यह सोशल स्टडीज़ का 7वां प्रैक्टिस सेट है। आप एक एक करके सभी प्रश्नों को हम लोग डिस्कशन में देखेंगे। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और तथा अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा, दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। हमारे स्क्रीन पर पहला सवाल आया है कि आकार के नज़र से सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है। अगर हम लोग देखें तो सौर मंडल का जो मुखिया सूर्य है, उसके चारों ओर पृथ्वी चक्कर काटती है, और 8 ग्रहों में से जो पृथ्वी की स्थिति है सूर्य से दूरी के हिसाब से वो तीसरे स्थान पर आता है। बुध और शुक्र के बाद जो है पृथ्वी की स्थिति आती है। लेकिन चूंकि यहाँ आकार में पूछा जा रहा है, आकार की नज़र से सौरमंडल का जो पृथ्वी जो सबसे बड़ा ग्रह है, तो उसमें पृथ्वी का कौन सा स्थान है, तो आकार की दृष्टि से पृथ्वी का जो स्थान है वो 5वां बड़ा ग्रह है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। सूर्य की दूरी के हिसाब से तीसरा है और आकार के हिसाब से 5वां है। यह हम लोगों को याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। अगर हम लोग बात करें सूर्य की किरणों का, तो पृथ्वी के ग्लोब पर देखेंगे हम लोग, ये इस तरह से ये 0 डिग्री जो अक्षांश है इसको विषुवत वृत्त कहते हैं। ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध। एन मतलब नॉर्थ, साउथ, दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर 23.5 डिग्री पर जो है ये कर्क रेखा है, जो भारत से भी होकर के गुजरती है, 8 राज्यों से भारत के। नीचे 23.5 डिग्री पर मकर रेखा है, जो 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में है। तो सूर्य की जो सीधी किरणें हैं वो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच वर्ष में एक बार जरूर पड़ती है। प्रत्येक डिग्री अक्षांश पर एक बार सीधी किरणें पड़ती हैं। तो इसी क्रम में जो इसकी स्थिति बनती है विषुवत वृत्त की, जिसको 0 डिग्री अक्षांश के नाम से जानते हैं विषुवत रेखा को, उस पर 2 बार सूर्य की किरणें पड़ेगी। कब कब? एक 21 मार्च को और 23 सितंबर को। ये 2 बार जो है सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी विषुवत वृत्त पर। बाकी 21 जून को जो है वो कर्क रेखा पर सीधी सूर्य की किरणें पड़ेगी, और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी। आप सारे प्रश्नों का डिटेल्स में उत्तर जानेंगे, इसलिए हम आपसे फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि यह वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए, दोस्तों के भी शेयर कीजिए, ताकि सभी की तैयारी हो सके। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है कि पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित सही क्रम कौन सा है। पृथ्वी के धरातल से अगर हम लोग केंद्र की ओर बढ़ें तो इसका सबसे सही क्रम कौन सा होगा? यह सीमा यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम, सियाल यानी सिलिकॉन और एल्युमिनियम, और निफे यानी निकल और फेरस। तो सीमा किस परत में पाया जाता है, फिर सियाल किस परत में पाया जाता है, फिर निफे किस परत में पाया जाता है। तो इसका जो सबसे सही क्रम है, सबसे पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर जा रहे हैं, सबसे ऊपर जो है वो सियाल हो जाएगा, उसके बाद जो है वो सीमा होगा, और सबसे अंत में तीसरा निफे होगा। यानी ऑप्शन नंबर इसके अकॉर्डिंगली बी करेक्ट आंसर होगा। सियाल यानी सिलिकॉन और एल्युमिनियम है, सीमा यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम है, और निफे यानी निकेल और फेरस जिसे लोहा का लैटिन नाम फेरस है। तो ये हम लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा के बाद जो है क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारे स्क्रीन पर कि ग्रीनविच रेखा से क्या तात्पर्य है। तो ग्रीनविच रेखा किसको कहते हैं? या 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं, या 0 डिग्री देशांतर को कहते हैं, या 180 डिग्री पूर्वी देशांतर को, या फिर 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर को। अगर हम लोग पृथ्वी का नक्शा मैप ग्लोब को देखें तो जो क्षैतिज रेखा खींची जाती है इस प्रकार से, यह रेखा कहलाती है ये जो अक्षांश रेखा। लेकिन जो ऊर्ध्वाधर रेखा इस प्रकार से रेखा खींची जाती है, जो रेखा हमने खींची है, तो ये रेखा कहलाती है देशांतर रेखा। डी से हम लिखते हैं हिंदी में, हालांकि देशांतर का इंग्लिश डी से नहीं हुआ, तो देशांतर रेखा कहलाती है। और देशांतर रेखा जो 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर, इस 0 डिग्री देशांतर को कहते हैं ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं। और यह जो रेखा है यह इंग्लैंड शहर से होकर के गुजरती है। तो इस प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कि 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि पृथ्वी 1 घंटे में कितनी देशांतर घूम लेती है? 12 डिग्री, 15 डिग्री,
18 डिग्री या 20 डिग्री। तो पृथ्वी 1 घंटे में जो घूमती है, पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, तो पृथ्वी जो देशांतर को पार करती है 1 घंटे में, पृथ्वी पर कुल जो जितने देशांतर है, तो 1 घंटे यानी जो 15 मिनट समय लगता है 1 डिग्री देशांतर पार करने में। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर पार करने में कितना समय लगता है? 15 मिनट कह रहे हैं, 4 मिनट का समय लगता है। 4 मिनट, क्षमा चाहते हैं, 4 मिनट का समय लगता है पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर पार करने में। इस हिसाब से 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो उस बीच में जो है पृथ्वी 15 डिग्री देशांतर को पार करेगी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है। प्राथमिक चट्टान की श्रेणी में कौन कौन आएगा? अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान या फिर अंतर्भेदी चट्टान। छठा नंबर क्वेश्चन का सबसे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो प्राथमिक चट्टान है वो आग्नेय चट्टान के नाम से उसको जानते हैं। अवसादी और रूपांतरित चट्टान जो है वो आग्नेय चट्टान से ही निकला हुआ चट्टान है, तो इसको हम लोग प्राथमिक के चट्टान की श्रेणी में रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि आग्नेय चट्टान से संबंध में कौन सा कथन असत्य है? आग्नेय चट्टान की परतों पूर्णतः अभाव पाया जाता है, इन चट्टानों में रवे पाए जाते हैं, इन चट्टानों में जीवाशेष का अभाव पाया जाता है, और ऑप्शन नंबर डी है कि इन चट्टानों में जोड़ पाए जाते हैं, ज्वाइंट्स पाए जाते हैं। तो जो गलत कथन है ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि अवसादी आग्नेय चट्टानों में किसी प्रकार के ज्वाइंट्स नहीं होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टान के अंतर्गत आता है? क्वार्टजाइट है, संगमरमर है, कोयला है या फिर ग्रेनाइट है। तो ध्यान से देखा जाए तो इस प्रश्न का जैविक से संबंधित कौन सा चट्टान आएगा? ऑप्शन नंबर सी सबसे करेक्ट आंसर होगा कि कोयला जो है वो जैविक चट्टान है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूना पत्थर का कायांतरित, जो लाइमस्टोन का कायांतरित रूप है, परिवर्तन होने के बाद वह किस नाम से जाना जाता है? संगमरमर के नाम से या फिर स्लेट, ग्रेनाइट या फिर क्वार्टजाइट। तो चूना पत्थर का जो कायांतरित रूप है, जो नाम है, वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी संगमरमर के नाम से उसे जाना जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सूची को सुमेलित करना है, और इस प्रकार के प्रश्न हम हमेशा कहते हैं कि बीपीएससी ज़्यादातर इसी प्रकार के प्रश्न करता है। तो बीपीएससी, क्योंकि ये टीआरई एग्जाम भी बीपीएससी कंडक्ट करा रही है, तो इसमें भी संभावित है कि इस प्रकार के प्रश्न होंगे, तो इसे हम लोग देखते चलें। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। किस प्रकार से हमें सुमेलित करना है? तो इस प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ए के लिए स्लेट, स्लेट के लिए हो जाएगा कायांतरित चट्टान। उसके बाद है लिग्नाइट जो कि अवसादी चट्टान है। बॉक्साइट है, बॉक्साइट कौन सी चट्टान है? तो बॉक्साइट अलौह खनिज है। और ग्रेनाइट है जो कि आग्नेय शेल है, यानी ए का 2, बी का 4, सी का 3, डी का 1। ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां नंबर प्रश्न है, ये भी सुमेलित करना है। इस प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा? सूची दिया है, यह प्रश्न है पॉल साइंस से, राजनीतिक शास्त्र से है कि भारतीय संविधान का भाग 9, भाग 8, भाग 4A और भाग 9A कौन किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न के लिए अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसका जो सबसे सही उत्तर है भाग 9 जो है वो पंचायत से रिलेटेड है, यानी ए का 3 आएगा। बी के लिए जो है भाग 8 जो है वो किससे है? वो संघ सूची क्षेत्र से रिलेटेड है। और उसके बाद भाग 4 है ए, जो मूल कर्तव्य से है, और भाग 9A ये नगर पालिका से है। इस प्रकार ये कूट जो मिल रहा है A3, B1, C4, D2, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन की प्रेरणा आधारित है। यह कहाँ के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान के अंतर्गत जो संघ और राज्यों के बीच संवैधानिक शक्तियों का बंटवारा हुआ है, 3 तरह की सूची उपलब्ध है हमारे पास। एक संघ सूची है जिसमें शामिल तमाम विषय, जैसे विदेश मंत्रालय है, डाक व्यवस्था है, रेलवे है, इन सारी विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। एक राज्य सूची है जिस पर कानून बनाने का राज्य, जैसे पुलिस प्रशासन है, ये राज्य के अधीन आता है। और एक संघ सूची है जिसमें शिक्षा शामिल है, तो समवर्ती सूची कहते हैं, जिसमें शिक्षा शामिल है, कंक्रीट लिस्ट इंग्लिश में। तो समवर्ती सूची में जो है केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का समान अधिकार प्राप्त है। तो और टकराहट की स्थिति में संघ की जो वैल्यू होगी राज्य केंद्र सरकार की, वो ज़्यादा प्रभावित होगा।
तो ये राज्य के बीच जो शक्ति का बंटवारा लिया गया है यह संविधान कनाडा से लिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है यह करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है 13वां नंबर प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की जो संकल्पना है यह किससे प्रेरित है? यह फ्रांस के संविधान से लिया गया है, या आयरिश के संविधान से लिया गया है, या अमेरिका के संविधान से लिया गया है, या फिर ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर होगा 13वां नंबर क्वेश्चन के लिए कि जो भारतीय संविधान में उल्लिखित समानता, बंधुता और संकल्प प्रेरित है यह है फ्रांस के संविधान से लिया गया। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा, तथा साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 14वां नंबर प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका की जो संवैधानिक आदर्श है उसके हिसाब से भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था है? तो संघीय शासन व्यवस्था, भारत की जो व्यवस्था है ये संघीय शासन व्यवस्था है। केंद्र स्तर, राज्य स्तर की अलग अलग सरकारें हैं। मौलिक अधिकार है, हम भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो और उसके बाद है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनर्विलोकन। तो भारत में जो है सभी राज्यों में हाई उच्च न्यायालय भी है और सबके ऊपर सबसे जो है संविधान का सबसे बड़ा संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय जो कि स्वतंत्र रूप से स्थापित है। तो ये सारा जो है लिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। कौन सा चीज कहाँ से लिया गया है? मौलिक अधिकार यह किस संविधान से लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व यह कहाँ से लिया गया है? मंत्रिमंडल सरकार और केंद्र राज्य संबंध ये सभी कहाँ से लिए गए हैं? तो 15वां नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर है मौलिक अधिकार, अभी पीछे चर्चा किए हैं, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। उसके बाद है मंत्रिमंडलीय सरकार, यह जो है ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। तथा पीछे इस प्रकार का क्वेश्चन भी देखे थे कि केंद्र राज्य संबंध यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। यानी इस प्रकार अगर कूट के हिसाब से देखें 1 का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है हमारे स्क्रीन पर 16वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ निम्नलिखित में से किस देश की देन है? कौन सी देश के संविधान से यह बात लिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियाँ है? वह कनाडा के संविधान से लिया गया है, या ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, या फिर जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है, या अमेरिका के संविधान से लिया गया है? तो 16वां नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा कि यह जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ? भारत में एक तो अंतरिम सरकार का गठन जो है पहले हुआ था 1946 में, जिस वक्त देश का बंटवारा नहीं हुआ था। तो अंतरिम सरकार का गठन हुआ जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद फिर जब पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है, फिर से जब अंतिम सरकार बनती है तो वो सरकार चलती है 1952 तक। भारतीय संविधान के 26 जनवरी 1950 लागू होने के बाद प्रथम आम चुनाव, पहला जो आम चुनाव होता है वो 1952 में होता है। उसके बाद दूसरा जो आम चुनाव पूरे देश में होता है उसके ठीक 5 वर्ष के बाद होता है, यानी 1957 में दूसरा आम चुनाव होता है। और इन सभी आम चुनाव में जो है 1946 से लेकर के 1957 तक जो आम चुनाव है सब में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ही सदन के नेता यानी प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच समझौता हुआ था? यह भारत और रूस के बीच हुआ था, भारत पाकिस्तान के बीच, या भारत चीन के बीच, या फिर भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था? तो इसका जो सबसे सही उत्तर है यह भारत और चीन के बीच एक शांति समझौता हुआ था जिसको पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वह सबसे करेक्ट आंसर है। जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि गुट निरपेक्ष का अर्थ क्या है? गुट निरपेक्ष, निरपेक्षता, निरपेक्ष का मतलब है किसी के पक्ष में नहीं, ना लेफ्ट पक्ष में ना राइट पक्ष में, किसी भी पक्ष में नहीं। तो गुट निरपेक्ष का अर्थ क्या होगा कि मतलब हो गया परस्पर विरोधी गुटों में शामिल होना, विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, विश्व के सभी गुटों में शामिल होना, मौजूदा परस्पर विरोधी गुट में सामंजस्य बनाए रखना। तो 19वां नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा कि गुट निरपेक्षता का मतलब ही है कि किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं
1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कौन सी पार्टी की स्थापना हुई थी? वैसे नेताजी का जब नाम आता है तो बात आती है आज़ाद हिंद फौज की, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो स्थापित किया गया है वह फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है वह सबसे करेक्ट आंसर है। बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सेनापति सेनानायक बनाया गया, लेकिन नेताजी ने स्वयं फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 21वां नंबर सवाल है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन हैं? जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना है 1885 ईस्वी को बम्बई में हुआ था। संस्थापक कौन है? तो संस्थापक महोदय हैं A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। कौन है? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर वही बात पूछा जाए कि प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो प्रथम अध्यक्ष में किनका नाम आएगा? याद रखिएगा आप लोग, प्रथम अध्यक्ष जो है वह W.C. बनर्जी। जी, W.C. बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं। यह फर्स्ट प्रेसिडेंट है, प्रथम अध्यक्ष हैं किसके? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और संस्थापक कौन है? तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, A.O. ह्यूम का नाम आता है। कब स्थापना हुई है? 1885 में। कहाँ हुआ? मुंबई में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला 22वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी, पहला कथन है कि दादा भाई नौरोजी के बारे में कि 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। दूसरा है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के वह लेखक हैं। और तीसरा कथन है कि नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की है। तो इनमें से कौन सा कूट सही है? केवल एक, 1, 2, 2, 3 या केवल 3? तो इस प्रश्न का जो सबसे सही कूट है वो ऑप्शन नंबर बी है कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्षता किए हैं और जो है ये पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक भी हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ के रचनाकार कौन है? सत्य के साथ मेरे जो एक्सपेरिमेंट हैं उसके जो रचनाकार हैं, लेखक हैं, कौन है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू या फिर जयप्रकाश नारायण। तो 23वां नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर है वो अपने महात्मा गांधी जी हैं, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न कौन है हमारे स्क्रीन पर? तो अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि कर्मानुसार व्यवस्थित करना है। सबसे पहले कौन आया है, उसके बाद कौन आया है, फिर कौन सी घटना हुई है? साइमन कमीशन का भारत आगमन, फिर असहयोग आंदोलन, फिर पूना पैक्ट और फिर गांधी इरविन समझौता। तो 24वां नंबर प्रश्न को देखा जाए तो सबसे पहले 1920 में जो घटना घटी है वो असहयोग आंदोलन की। उसके बाद जो हुआ है वो उसके बाद गांधी 1920 के बाद साइमन कमीशन का भारत आगमन होता है 1928 के आसपास, और फिर गांधी इरविन समझौता होता है 1931 में, और फिर पूना पैक्ट होता है 1932 में। पूना पैक्ट कब होता है? 1932 में। इस प्रकार अगर देखा जाए तो 2, फिर 1, फिर 4, फिर 3। ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25वां नंबर प्रश्न है कि किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है? लाल कुर्ती जो है वह कांग्रेस समाजवादी को, आज़ाद हिंद फौज के सदस्य को, या खुदाई खिदमतगार को, या रानी मैडिनल्यू द्वारा गीत नीत लोगों को। तो इस प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर है 25वां नंबर सवाल का कि जो लाल कुर्ती संगठन या लाल कुर्ती सेना के रूप में जो जाना जाता है वह खुदाई खिदमतगार हैं, जिसकी स्थापना जो है वह खान अब्दुल गफ्फार खान ने किए थे। खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती संगठन की स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान ने किए थे, और यह जो है खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26वां नंबर प्रश्न है कि जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड। रॉलेट एक्ट जो आया था, जो काला कानून जिसके विरुद्ध नो अपील नो दलील था, उसी के तहत डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार किया गया था। और उनके गिरफ्तारी के विरुद्ध जो है एक सभा चल रही थी जलियांवाला बाग, अमृतसर, पंजाब में, जहां लोग इस बात पर विचार विमर्श कर रहे थे कि उन्हें कैसे रिहाई किया जाए। और जनरल ओ डायर की सेना ने
उस निहत्थे लोगों पर गोलियां बसाकर हजारों लोगों की जान ले लिए थे। उस वक्त भारत के वायसराय थे वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा, एक एक पॉइंट में जो है आंसर छिपा है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन डील हो सकते हैं। जलियांवाला बाग 1919 में हुआ। गोली कौन चलवाया? तो जनरल ओडायर। किसकी गिरफ्तारी के विरुद्ध लोग सभा कर रहे थे? तो डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। और इसकी जांच के लिए कौन सा ये आयोग गठित किया गया था? तो वो था हंटर कमीशन। इसके लिए जो है इसकी जांच, जलियांवाला बाग जांच करने के लिए गठन किया गया था। 27वां नंबर सवाल है कि गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने हैं? तो गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष बने हैं। बेलगांव में सम्मेलन हो रहा था और उसकी अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा की जा रही थी। अगला सवाल है कि वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो रैमजे मैकडोनाल्ड का एक जो आया था कम्युनल पंचाट के नाम से जानते हैं, कम्युनल अवार्ड के नाम से, उसमें जो है दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडली की व्यवस्था की गई थी, जिससे गांधी जी बहुत आहत हुए थे। और गांधी जी अम्बेडकर के साथ पुनः पैक्ट भी किए और उसके बाद उन्होंने हरिजन सेवा संघ की स्थापना की थी। तो इसके संस्थापक कौन है? 1932 में जो अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ की स्थापना हुई है, यह महात्मा गांधी जी ने किया है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे करेक्ट आंसर है। अब ये आज के इस प्रैक्टिस सेट का आज हमारा सेकेंड लास्ट प्रश्न है कि भारत के स्वतंत्र संग्राम के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। मेरठ षड्यंत्र केस, गांधी इरविन समझौता, मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट, घटना का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो इस प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर है, सबसे पहले मेरठ षड्यंत्र केस है, उसके बाद गांधी इरविन समझौता है 1931 में, फिर मैकडोनाल्ड का जो सांप्रदायिक पंचाट है 1932 में। तो 1, 2, 3 करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज के ये प्रैक्टिस सेट का अंतिम सवाल है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो मुस्लिम लीग जिसकी स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी और इन्होंने मुक्ति दिवस कब मनाया है? तो ये मुक्ति दिवस मनाए हैं, 30वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है, 1939 में। मुक्ति दिवस किस ये में मनाया गया था? क्योंकि 1937 में चुनाव हुआ था और कांग्रेस ने जो है 8 ये में सरकार बनाई थी, जिसमें 5 में उन्हें स्पष्ट बहुमत था, लेकिन 8 क्षेत्रों में जो है कांग्रेस की सरकार बनी थी। और कांग्रेस की सरकार जो है 1939 में जब रिजाइन करती है तो उसी के खुशी में मुस्लिम लीग के द्वारा जो है वो मुक्ति दिवस मनाया गया था। अब इस तरह से आज का यह प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। मिलेंगे हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट के साथ अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद। और चलते चलते एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।